स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्या पुलिस सरकार की सर्वेंट है या फिर जनता अब सरकार की गुलाम होती जा रही है? ये कुछ खास बातें हैं जो आज सुनने को मिल रही है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश साहब ने पुलिस से ये बात पूछी कि क्या तुम मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री यानी कि CM PM के गुलाम हो क्या या सर्वेंट हो? और ये भी कहा कि देश में जो स्थिति चल रही है उसमें ये पता चल रहा है कि देश की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों और क्या है पूरा मामला, ये जानते समझते एक बड़ा ही खास स्थिति है जो आपको जाननी है यहाँ पे। तो देखिए, दरअसल ये जो मामला है ये बॉम्बे हाई कोर्ट में रहा और इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ऑल सिटीजंस बीइंग मेड स्लेव्स ऑफ गवर्नमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट क्वेश्चंस एक्सटर्नमेंट ऑर्डर ओवर एंटी BJP स्लोगन्स। तो देखिए, दरअसल चीजें जो है वो बड़ी चिंताजनक है और एक व्यक्ति ने अगर सरकार का विरोध किया तो सरकार का विरोध करने के बाद उसको राज्य से निकाला ही दे दिया कि राज्य की सीमाओं में दिख मत जाना दोबारा से। क्या हुआ था? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया और साथ ही न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णयों का विरोध करना या उसके विरुद्ध नारे लगाना किसी नागरिक को निष्कासित करने का कभी भी वैध अधिकार नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं होगा और मामला क्या है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो दरअसल ये जो केस है ये केस जुड़ा हुआ है एक व्यक्ति से जिसका नाम है सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी। अब सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी महासचिव हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हुआ कुछ ये कि मामला है 2025 का और इस दौरान यह एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ विरोध कर रहे थे अपने राज्य के अंदर। और जब इनका विरोध था तो ये राज्य सरकार की नीतियां और इसके अलावा निर्णय इन मामलों में अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। अब विरोध दर्ज करते समय इनकी स्थिति यह थी कि ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही ये कुछ नारेबाजी भी कर रहे थे। अब ये मामला कुछ वहां के लोगों को पसंद नहीं आया और इस वजह से कुछ लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर हो गई। अब यहाँ पता चलता है कि जो ये व्यक्ति है सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी, इस व्यक्ति के नाम पर 5 FIR रजिस्टर हुई। अब जब 5 FIR रजिस्टर हुई तो ऐसे में पुलिस ने इन सभी चीजों को जाना समझा और इसके लिए इन्होंने अपनाया महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत इन्होंने यह पाया कि भाई 5 FIR हो गई है। इनको लगा कि व्यक्ति जो है वो ज्यादा परेशानी क्रिएट करने वाला है और ऐसे में यहाँ पुलिस के द्वारा एक निष्कासन आदेश जारी कर दिया गया। निष्कासन आदेश का मतलब था कि अब राज्य की सीमा के अंदर आपको दिखना नहीं है, जहां तक भी महाराष्ट्र राज्य है आप उस सीमा में नहीं रह सकते। कब तक के लिए? कहा गया कि 1 साल के लिए अब आप महाराष्ट्र वापस नहीं आ सकते, आपकी एंट्री नहीं है, यानी कि आपको राज्य निकाला, कहे तो निष्कासन दे दिया। ये आदेश यूं ही पास नहीं किया गया। इस आदेश को पहले पुलिस आयुक्त जोन 6 मुंबई के द्वारा 3 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। फिर इसके ऊपर पुष्टि की गई कोंकण मंडल के संभागीय आयुक्त के द्वारा 27 मार्च 2026 को, यानी कि 2 पढ़े लिखे समझदार अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और पूरे के पूरे घटनाक्रम में उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ये निष्कासन का आदेश आया, यह जो व्यक्ति है सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी, ये आदमी बड़ा परेशान हुआ और 1 साल तक अपने राज्य से बाहर रहना बड़ी ही चिंता की स्थिति थी और किसी के लिए परेशान करने वाला। और इस व्यक्ति के मन में यही प्रश्न कौंधने लगा कि क्या सरकार के खिलाफ बोलना इतना ज्यादा गलत है कि मेरे को मेरे राज्य से ही निकाल दिया जाएगा? मतलब हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं या फिर हम किसी ऐसे देश में हैं जहां पूरी तरह से तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप लागू है और सरकार के खिलाफ बोलना आपके लिए यहाँ से देश निकाला या राज्य निकाला जैसी स्थिति हो सकती है। अब आज ऐसा भी हो सकता है कि मैंने राज्य सरकार के खिलाफ बोला है इसलिए मुझे राज्य निकाला दिया जा रहा है। कल को हो सकता है कि मैं केंद्र सरकार के खिलाफ बोलूं तो मुझे देश निकाला भी दे दिया जाए। क्या यही है हमारे देश का लोकतंत्र और क्या यही स्थितियां हैं जो हमें संविधान से मिली है? और इसी मामले को लेकर के यह व्यक्ति पहुंच जाता है सीधा हाई कोर्ट। तो याचिकाकर्ता ने बताया कि देखो ये पूरा का पूरा कार्यवाही भाई 5 FIR के आधार पर हुई है और केंद्र सरकार के निर्णयों के विरुद्ध जब मैंने विरोध प्रदर्शन किया तो ऐसे में यहाँ पर ये लोगों ने मेरे खिलाफ निष्कासन आदेश जारी कर दिया। मैंने कुछ मोर्चों और धरनों में पार्टिसिपेट किया था, नागरिकता अधिनियम के संशोधन के खिलाफ कुछ बातें कही थी और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के संबंध में मैंने अपना विरोध जाहिर किया था। ये सब काम मैंने किया था, मतलब मैंने केवल और केवल सरकार के निर्णयों से असहमति दिखाई और जब मैंने असहमति जाहिर की तो ऐसे में मेरे को ये सब चीजें फेस करनी पड़ी और मुझे निष्कासन दे दिया गया। क्या यही सब चीजें हैं जो मेरे लिए हैं पर्याप्त या मैंने कुछ गलत किया? और ऐसे में यह व्यक्ति पहुंच गया सीधा महाराष्ट्र हाईकोर्ट। महाराष्ट्र हाईकोर्ट में इस व्यक्ति ने लगाई याचिका लगा के बोला कि देखिए जज साहब, जहां एक तरफ हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, शांतिपूर्ण विरोध करने की स्वतंत्रता देता है, मैंने इन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल किया। संविधान ने मुझे असहमति जाहिर करने का अधिकार दिया हुआ है, मैंने यही काम किया।
मैं सरकार की नीतियों के साथ इत्तेफाक नहीं रख रहा था, सरकार की नीतियां मुझे ठीक नहीं रख रही थी, क्योंकि केवल मैंने अपनी बात कही, यानी कि मैंने ये कहा कि मैं असहमत हूं। मैंने आपके खिलाफ कोई हथियार तो नहीं उठाया, मैंने किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मैंने किसी को कोई परेशानी तो नहीं दी, बस केवल मैंने विरोध किया। क्या विरोध करना, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 19 में मुझे जो अधिकार मिला है उसका प्रयोग करना और असहमति जाहिर करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना, क्या मुझे राज्य निकाला दे देगा? तो उसके बाद जब मामला सुना गया बॉम्बे हाईकोर्ट में, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सारी स्थिति स्पष्ट की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो यह जाहिर कर दिया कि देखो जी, सरकारी निर्णय का विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है। ऐसे में इस व्यक्ति ने भी जब सरकार का विरोध किया तो कर सकते हैं। भाई, तार्किक आलोचना हमेशा स्वीकार की जा सकती है, बस सशस्त्र नहीं होनी चाहिए चीजें। हम वहां पर चीजें मान लेंगे, और आपसे ना तो सार्वजनिक व्यवस्था खराब हुई है, ना ही आपने एक हम सशस्त्र किया, और ना ही किसी को जानहानि की कोई नुकसान नहीं हुई। तो उसका मतलब तो स्थिति यही कहती है कि भाई चीजें ठीक है, यानी कि नागरिक को जो अधिकार है उसने वही इस्तेमाल किया है। तो सरकारी निर्णयों का विरोध करना नागरिक का अधिकार है। और ये भी बता दिया गया कि केवल विरोध प्रदर्शन है, नारे लगाने के आधार पर आप किसी को निष्कासन नहीं दे सकते। ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर आप खुद महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अधिकार क्षेत्र का मुद्दा नहीं है। आप केवल मामला दर्ज कर सकते हो, जांच कर सकते हो। फैसला क्या होगा वो काम न्यायपालिका का है, वो काम पुलिस का नहीं है। इसके साथ साथ ही निष्कासन की वैधता पे भी बात की गई, और ये बताया गया कि भारत सरकार के निर्णयों के विरुद्ध अगर कोई विरोध प्रदर्शन करेगा तो ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत निष्कासन का कोई आधार बनता ही नहीं है। यानी कि यहाँ निष्कासन का आधार ये हो ही नहीं सकता कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना करने के ऊपर केवल आप निष्कासन दे दें। ये स्थिति नहीं है और ये अधिकार नहीं है आपके पास। आप कानून खुद पढ़िए, ठीक से पढ़िए और जानिए समझिए। ऐसे ऐसे मामलों में आप नहीं दे सकते। दूसरी बड़ी बात ये भी कहा गया कि अगर निष्कासन देना तो उसके लिए कुछ पुख्ता आधार होने चाहिए, जो कि इस मामले में दिखाई नहीं दे रहा, केवल विरोध करना ही दिखाई दे रहा। ये भी समझाया गया कि भाई पुलिस की भूमिका क्या है। तो यहाँ खुद मुख्यमंत्री के मामले में या सरकार को जोड़ते हुए हमारे न्यायाधीश ने कहा कि देखो, पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, यानी कि पुलिस जो है वो सर्वेंट नहीं है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए, कि अगर कोई इंसान विरोध करेगा या उनके खिलाफ बोलेगा तो आप तुरंत उसको जेल में डाल देंगे या सीधा निष्कासन दे देंगे। पुलिस जो है वो जनता की लोक सेवा है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जनता को परेशानी ना हो। लेकिन हमारे देश के अंदर पुलिस की स्थिति ये है कि जनता को तो परेशानियां होती हैं और पुलिस को ये सभी चीजें दिखना भी अब फिलहाल सामान्य सा हो गया है। लेकिन हाँ, सरकार को परेशानी नहीं हुई चाहिए, वहां पुलिस पूरा एक्टिव रहती है। लेकिन जब कभी बात जनता की आती है तो बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जहां FIR ही कभी दर्ज नहीं की जाती। यह स्थिति भी हमारे देश में। इसी के साथ यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस केवल राजनीतिक विरोध के आधार पर कठोर कार्यवाही नहीं कर सकती। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। और प्रशासनिक कार्रवाई में कहा कि न्यायालय ने कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण, यानी कहा गया कि जो भी आपने किया वो दुर्भावनापूर्ण था। इसमें न्यायोचित स्थिति कहीं भी नहीं दिखी और ना ही आपके अधिकार का कोई मामला समझ आया। यहाँ पर इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, अनुच्छेद 19 में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ये बात ध्यान रखिएगा कि असहमति का अधिकार भी है। ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति है तो इंसान केवल सहमति ही जाहिर करेगा, वो असहमत भी हो सकता है और उसकी अपनी जो भी राय है उनको व्यक्त कर सकता है, वो उसका अधिकार का मामला। अनुच्छेद 21 में तो हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला ही हुआ। तो जब बात मौलिक अधिकारों की आ गई तो ऐसे में तो कोई भी आदेश, कोई भी स्थिति, कोई भी कानून कभी भी रद्द किया जा सकता है। यहाँ पर मौलिक अधिकार पहले हैं और बाकी सभी चीजें इसके बाद। तो इस दौरान जो यहाँ पर कोर्ट का निर्णय था उसमें साफ कहा गया कि भाई जो निष्कासन आदेश आपका था उसको हम रद्द करते हैं। सरकारी नीतियों का विरोध करना मौलिक अधिकारों का प्रयोग करना ही है और उसको गलत नहीं माना जाएगा। और अगर आप कभी किसी व्यक्ति को बोलने से रोकते हो, उसके खिलाफ एक्शन लेते हो, तो अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन ही माना जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। तो इस दौरान जिस तरह से यहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया, हमें बहुत सारी स्थिति समझ में आई। और एक स्थिति हमें यह भी समझ में आई कि सरकारी अधिकारी बनी है लेकिन मूर्ख अधिकारी नहीं बनी। क्योंकि बहुत बार जब आपको अधिकारी का पद मिल जाता है तो आप यह भी भूल जाते हैं कि कानून की वास्तविक स्थितियां क्या है। हालांकि अगर आप अधिकारी हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपको इतना तो पता ही है कि हर व्यक्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और इस दौरान आप तर्कसंगत आलोचनाएं कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। और वही स्थिति यहाँ पर स्पष्ट भी हो रही है। तो लोकतांत्रिक दृष्टि से असहमति लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, ये बात इस निर्णय के महत्व में झलकती हुई दिख रही है। और राजनीतिक विरोध को अपराध के समान नहीं माना जा सकता, वो भी समझ आया। संवैधानिक दृष्टि से यहाँ यह बता दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुनर्पुष्टि कर दी गई है कोर्ट के द्वारा, और साथ ही गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का संरक्षण भी कोर्ट ने किया। और प्रशासनिक दृष्टि से समझा दिया है पुलिस को कि आपकी शक्तियों का प्रयोग कहाँ तक है और न्यायिक नियंत्रण रहेगा, न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ध्यान रखिए। और निष्कासन जैसी कठोर कार्यवाही के लिए वैध और उचित आधार लेकर के आइए। केवल और केवल सरकार का विरोध कर देना तो यहाँ पूरी तरह से कभी भी निष्कासन के लिए आधार बन ही नहीं सकता।
तो यही है जो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। और फैसला कैसा लगा बॉम्बे हाई कोर्ट का बताइएगा जरूर। और इस घटनाक्रम के बारे में महाराष्ट्र पुलिस के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर अपने 2 शब्द जरूर कह के जाइएगा, जो कि जरूरी है क्योंकि फैसला आपको पता था कि क्या दिया है। चलिए, इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं स्टडी IQ के साथ प्रॉपर तैयारी करने के लिए और आने वाले समय में यानी कि 2027 या 28 या 29 किसी भी ईयर को आप टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के नए बैच में जो शुरू हो रहा है 7 जुलाई से। KL लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं क्योंकि यह कोड आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा, साथ ही फीस रिफंड भी दिलवा देगा। तो इस दौरान आपको जुड़ना है हमारे बैचेस में KL लाइव कोड यूज करके। बैचेस है बहुत खास क्योंकि स्मार्ट मॉडल पे अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती हैं 1000 से अधिक घंटे की, साथ ही करंट अफेयर्स, सीसेट, आंसर राइटिंग की तैयारियां भी शामिल है, पूरा सिलेबस कवर किया था। 1-to-1 मेंटरशिप आपके लिए अवेलेबल है, असेसमेंट दिया ताकि आप खुद को सुधार सके, 18+ बुक्स मिलती है, रिवीजन मिलता है आपको ताकि अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो कंसोलिडेट फॉर्म में चलते रहे, और साथ साथ टेस्ट भी दिया था ताकि खुद को इवैल्यूएशन भी कर सके। तो उससे अच्छी चीज क्या ही मिलेगी, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए स्टडी IQ का बैच। जुड़िए जल्द हमारे साथ। बाकी इसके अलावा जुड़ सकते हैं मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, ये सारे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। मेरी क्लास की PDF और बाकी अपडेट्स तो टेलीग्राम चैनल पे आ ही जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए स्टडी IQ। और मेरे साथ फिर होगी मुलाकात आने वाले किसी सेशन में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।